टेस्टिस यानी अंडकोश का कैंसर यंग एज में होने वाले सबसे कॉमन कैंसर में से एक है। क्या आप जानते हैं कि इस कैंसर का 99% क्योर रेट है? नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, एमबीबीएस एमडी एंड डीएम एमसीयू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर स्पेशलिस्ट यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, यंगर पॉपुलेशन के कैंसर ओल्डर पॉपुलेशन के कैंसर से डिफरेंट होते हैं, और यंगर लड़कों में सबसे कॉमन कैंसर में से एक होता है अंडकोश यानी टेस्टिकुलर का कैंसर। तो टेस्टिस के कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कई मिसकंसेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। चूंकि यंग एज में लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि कैंसर होता है, तो कई बार ये कैंसर मिस हो जाता है और लोग इसको कभी कभी चूक में ले लेते हैं। और इनफैक्ट मैंने ऐसे भी अनफॉर्चुनेट किस्से देखे हुए हैं कि पेशेंट को टेस्टिकुलर कैंसर है, पर इग्नोरेंस की वजह से लोगों ने उसको ट्रीट नहीं किया और एक 99% क्योर होने वाला कैंसर इनक्योरेबल रह गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन हर लड़के हर यंग आदमी को हो। और आज के वीडियो में इस कैंसर से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी जानकारी देंगे और बताएंगे कि ये कैंसर क्या होता है, कैसे पता चलता है, इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको ट्रीट कैसे करते हैं, उसका सर्वाइवल क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सब चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्टिकुलर कैंसर क्या होता है और कैसे पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आदमी की टेस्टिस में वेरियस सेल्स होते हैं जो आदमी के सीमन सेल्स को क्रिएट करते हैं, और इन सेल्स को जर्म सेल्स बोलते हैं। तो जर्म सेल स्पेशल तरह के सेल होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं और अपने लाखों कॉपियां बनाते हैं, और वो उनकी कॉपियां होती है जो सीमन के सेल्स में कन्वर्ट होती है और जो ओवर टाइम कन्वर्ट होकर सीमन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो टेस्टिकुलर कैंसर यूजुअली तब होता है जब जो सेल्स का काम सीमन बनाना है वो सेल में कोई जेनेटिक एरर होने की वजह से वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करने लग जाते हैं और वो ट्यूमर की गार्ड बना लेते हैं, जिसको टेस्टिकुलर कैंसर बोलते हैं। तो टेस्टिकुलर कैंसर एक कॉमन कैंसर होता है यंगर पॉपुलेशन का। जो पीक एज टेस्टिकुलर कैंसर की होती है वो नॉर्मली 15 to 35 यानी 15 से 35 साल के लड़कों में होती है। तो ये यंग एज का एक वेरी वेरी कॉमन कैंसर होता है। टेस्टिकुलर कैंसर को यूजुअली कैच किया जाता है एक टेस्टिकुलर लंप के फॉर्म में, यानी जब आदमी अपने नॉर्मली अपनी टेस्टिस को टच करता है तो वो नोटिस करता है इसमें गांठ या बॉल है, और उसी से आदमी को पता चलता है उसको कैंसर है यानी टेस्टिकुलर कैंसर है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हो वो ये होता है कि यदि सपोज मैं एक यंग बॉय हूँ या यंग लड़का हूँ और मैं अपने टेस्टिस में कोई गांठ या लंप फील करता हूँ, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिस के किसी भी लंप को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये एक बिल्कुल वाइटल रूल है। यदि किसी भी लड़के को किसी भी उम्र में अपने टेस्टिस में लंप फील होता है तो उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसके चेकअप करने के लिए। टेस्टिस का जो लंप होता है, जो कैंसरस होता है, उसकी बड़ी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती है। यूजुअली वो पेनलेस होता है, ज़्यादातर उसमें दर्द नहीं होता। यूजुअली वो हार्ड होता है यानी स्टोन जैसे पत्थर की तरह फील होता है, और यूजुअली वो ग्रेजुअली ग्रो करता है यानी उसका ग्रेजुअली साइज बढ़ रहा होता है। यदि पेशेंट को छोटे से छोटा लंप पे टेस्टिस में फील होता है तो उसको इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और यूजुअली डॉक्टर टेस्टिकुलर डायग्नोसिस के लिए 3-4 टेस्ट कराते हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है वो होता है टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड। तो दोस्तों, अल्ट्रासाउंड एक हार्मलेस टेस्ट होता है। इसमें टेस्टिस के ऊपर एक प्रोब लगाया जाता है और वो साउंड वेव्स की वजह से फिगर आउट करता है कि टेस्टिस की नेचर क्या है और उसके आसपास की गार्ड का कैरेक्टर क्या है। और कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है। यदि आदमी की टेस्टिस में अल्ट्रासाउंड में कोई भी सॉलिड गार्ड है, यानी कोई भी ऐसी गार्ड है जो सॉलिड फॉर्म में है, तो बाय डेफिनेशन उसको टेस्टिकुलर कैंसर का लिए सफिशिएंट माना जाता है। एंड एनी सॉलिड लीजन इनसाइड द टेस्टिस शुड बी अज्यूम्ड टू बी अ टेस्टिकुलर कैंसर अनलेस प्रूवन अदरवाइज। यानी टेस्टिस के अंदर कोई भी सॉलिड गार्ड है तो उसको टेस्टिकुलर कैंसर ही माना जाता है अनलेस उसको किसी और गार्ड के रूप में प्रूव ना किया जाए। तो जब अल्ट्रासाउंड में कोई गार्ड टेस्टिस में दिखती है तो इसका मतलब इसको, और अगर वो सॉलिड है यानी लिक्विड फॉर्म में नहीं है यानी ठोस गार्ड है, तो उसको कैंसर का एविडेंस माना जाता है। साथ ही यूजुअली टेस्टिकुलर कैंसर के केस में डॉक्टर कुछ टेस्ट कराते हैं जिनके 2 मेन पर्पस होते हैं। एक है कैंसर का डायग्नोसिस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कंफर्म करने के लिए, और दूसरा होता है स्टेजिंग के लिए। स्टेज यानी कैंसर कितना फैला हुआ है इसको डिटर्मिन करने के लिए। तो ये 2 टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट और स्कैन। और ब्लड टेस्ट में हर टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट में 3 इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट हमेशा करने होते हैं जिनको टेस्टिकुलर कैंसर ट्यूमर मार्कर बोलते हैं। ये 3 ट्यूमर मार्कर होते हैं, बीटा HCG, अल्फा फिटोप्रोटीन और LDH, जिनको HCG, AFP और LDH 3 लेटर के एक्रोनिम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स या सब्सटेंस होते हैं जो कोई भी टेस्टिकुलर कैंसर सेल ब्लड के अंदर छोड़ते हैं, और इन सेल्स को इन ब्लड टेस्ट के माध्यम से कैंसर का डायग्नोसिस हम और स्ट्रांगली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। साथ ही इन टेस्ट के लेवल को हम ओवर ट्रीटमेंट मॉनिटर कर सकते हैं, और इससे पता चल जाता है कि बीमारी का इलाज ठीक से हो रहा है क्या, बीमारी धीरे धीरे खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो दिस ब्लड टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट।
साथ ही हर टेस्टिकुलर कैंसर पेशेंट की बॉडी का हम स्कैन करते हैं देखने के लिए कि कैंसर कहीं और फैल तो नहीं गया है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं जिनका रिजल्ट ऑलमोस्ट बराबर है। एक होता है कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन एंड पेल्विस, यानी छाती, पेट और पेट के नीचे वाले हिस्से का सीटी स्कैन, या फिर पूरी बॉडी का पेट सीटी स्कैन, होल बॉडी पेट स्कैन। तो पेट सीटी स्कैन को कुछ सेंटर्स प्रेफर करते हैं और कुछ सेंटर्स सीटी स्कैन को प्रेफर करते हैं, और इन जनरल इनकी दोनों की रिपोर्ट से हम ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर में ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि पेट स्कैन होना ही होना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर के स्टेज कितने होते हैं और उन स्टेजेस का क्या रेलेवेंस है। तो फ्रेंड्स, टेस्टिकुलर किसी भी कैंसर, चाहे वो टेस्टिकुलर हो, लंग हो, ब्रेस्ट हो, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि कैंसर कहाँ कहाँ फैल चुका है। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। एक है कि स्टेज डिसाइड करता है कि पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल या आउटकम क्या है। दूसरा स्टेज डिसाइड करता है कि पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होना है। तो टेस्टिकुलर कैंसर में हम टिपिकली पेशेंट को 3 स्टेज बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक स्पेशल कैंसर है, इसमें स्टेज 4 होता ही नहीं। टेस्टिकुलर कैंसर में देयर आर ओनली 3 स्टेजेस, और इस स्टेजेस को रफली हम ऐसे याद कर सकते हैं। यदि ट्यूमर की गांठ सिर्फ टेस्टिस में और बॉडी में कहीं पे भी नहीं है तो वो स्टेज 1 है। यदि ट्यूमर की गांठ टेस्टिस से फैल के पेट के अंदर फैल चुका है, पेट के पीछे वाले एरिया में फैल चुका है, तो उसको हम स्टेज 2 बोलते हैं, यानी रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड, यानी पेट के पीछे जो लिम्फ नोड एरिया है जो टेस्टिस को ड्रेन करता है, यदि कैंसर की गांठें वहां पे दिख रही है और कहीं पे भी नहीं है तो इसको हम बोलते हैं स्टेज 2। और यदि कैंसर की गांठें उसके अलावा कहीं पे भी है, चाहे वो लिवर हो, लंग हो, बोन हो, ब्रेन हो, कहीं भी बॉडी में है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेज 3। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर में 3 ही स्टेज है और तीनों स्टेज क्योरेबल है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टिकुलर कैंसर में कि चाहे ट्यूमर ब्रेन में क्यों ना फैल गया हो, चाहे ट्यूमर बॉडी में कहीं पे भी फैल गया हो, ये एक हाईली क्योरेबल ट्यूमर है और इसको प्रॉपर थेरेपी से जड़ से इलाज कर सकते हैं मेजोरिटी पेशेंट्स के अंदर। तो नेक्स्ट फाइनली हम आते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर की ट्रीटमेंट कैसे होती है, यानी इस कैंसर को यदि किसी लड़के को डायग्नोज हो गया है तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं और स्टेज बाय स्टेज इसका कैसे इलाज होता है। तो फ्रेंड्स, टेस्टिकुलर कैंसर का फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज सर्जरी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि किसी पेशेंट में टेस्टिकुलर कैंसर डायग्नोज हुआ है, चाहे वो फैला हुआ कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो रेट्रोपेरिटोनियल नोड में हो, लंग में हो, बोन में हो, लिवर में हो, कहीं पे भी हो, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है टेस्टिस में से ट्यूमर का रिमूवल। तो इस स्टेज में क्या करते हैं सर्जन, टेस्टिस को, जिस आदमी की जो 2 टेस्टिस है उनमें से जिस टेस्टिस में कैंसर है, एक छोटा चीरा लगा के उस टेस्टिस को निकालते हैं और साथ में उस टेस्टिस की जो कॉर्ड है जिसके थ्रू सीमेन नॉर्मली ट्रैवल करता है उसको भी निकालते हैं और इसको बॉडी से बाहर कर देते हैं। और इस प्रोसीजर को हाई इम्यूनल ऑर्किएक्टमी या रेडिकल ऑर्किएक्टमी बोलते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक सिंपल टेस्टिस का रिमूवल सफिशिएंट नहीं होता। टेस्टिकुलर कैंसर में हाई ऑर्किएक्टमी करना होता है, यानी सिर्फ टेस्टिस ना निकाल के टेस्टिस के साथ साथ टेस्टिस का जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है उसको ऊपर तक निकाला जाता है फॉर बेस्ट चांस ऑफ क्योर। तो वन कॉमन क्वेश्चन विच पेशेंट माइट आस्क इज कि डॉक्टर साहब मान लो किसी का कैंसर फैल गया है, तो आप जो भी दवाई दोगे बाकी बॉडी की बीमारी में तो काम करेगा ही। तो यदि आप लिवर और लंग की और बोन की बीमारी को खत्म कर सको दवाई से, तो टेस्टिस की दवाई बीमारी को भी दवाई से क्यों नहीं खत्म कर देते। मतलब अगर आपके पास बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ है इस ट्यूमर को ठीक करने की, तो वाई टू रिमूव द टेस्टिस। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि बॉडी में एक टेस्टिस, बॉडी का के बीच में एक बैरियर होता है। जैसे ये टेस्टिस और बॉडी जो 2 ऑर्गन है उनके बीच में एक स्पेशल तरह का वैस्कुलेटरी दीवार है। तो जो भी हम दवाई देते हैं वो टेस्टिस में अच्छी तरह पेनिट्रेट कर नहीं पाती और इसलिए टेस्टिस को एक सेंचुरी साइट बोलते हैं कैंसर के लिए। तो नेट रिजल्ट ये होता है कि मान लो हम पेशेंट को कोई अच्छी थेरेपी देते हैं और पूरी बॉडी में कैंसर खत्म भी हो जाता है, कई बार टेस्टिस के अंदर ट्यूमर के कण रह जाते हैं और बाद में बीमारी को वापस जन्म दे देते हैं। फॉर दैट रीजन इवन टुडे, आज की डेट भी, चाहे कैंसर कितना ही फैला हो, चाहे हम कितनी भी इफेक्टिव दवाई दे रहे हो, जिस टेस्टिस के अंदर कैंसर सेल है उसको एज अ रूल निकाला जाता है टू इम्प्रूव द लॉन्ग टर्म आउटकम ऑफ द पेशेंट। तो यूजुअली फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आदमी को ऑपरेशन करके टेस्टिस को निकाल दिया जाता है और उस टेस्टिस को एक लैब में भेजा जाता है जहाँ पे उसको स्लाइस करके देखा जाता है कि उसमें कैंसर का प्रकार क्या है। और टेस्टिकुलर कैंसर को हम कॉमनली 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सेमिनोमा और एक को बोलते हैं नॉन सेमिनोमा, और रफली 50-50 पेशेंट्स में दोनों कैंसर होते हैं। तो आधे लड़कों में सेमिनोमा कैंसर होता है और आधे लड़कों में नॉन सेमिनोमा कैंसर होता है। और इसके सर्जरी के बाद फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट का स्टेज क्या है और पेशेंट को सेमिनोमा है या नॉन सेमिनोमा है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि सर्जरी, चलो पेशेंट का सर्जरी करके ट्यूमर निकाल दिया, सर्जरी के अलावा पेशेंट में ट्रीटमेंट की और क्या मोडालिटीज यूज होती है।
इस वाले कैंसर में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर में जो सर्जरी के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मोडालिटी है वो है कीमोथेरेपी। तो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी का मतलब चैनल के रेगुलर वीडियोस वॉचर्स जानते हैं, ये कुछ दवाइयाँ होती है जो बॉडी में जाती है और फास्ट डिवाइडिंग ट्यूमर सेल्स को किल करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कीमोथेरेपी बॉडी के सारे कैंसर में से कंपेयर्ड सबसे ज़्यादा पोटेंट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव में से एक है। तो मैं समझता हूँ कि हम इस चैनल पर यूजुअली कैंसर एडवांसेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी जैसे टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कार टी सेल इत्यादि के बारे में। पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसमें ऑलमोस्ट 50-60 ईयर पुरानी कैंसर की दवाइयाँ इतनी पोटेंट और इफेक्टिव है कि वो 99% पेशेंट का जड़ से इलाज कर सकती है। और यही रीज़न है कि इस कैंसर में आज की डेट में भी मेजर जो बल्क ट्रीटमेंट है वही पुरानी ट्रीटमेंट का चल रहा है, जैसे कीमोथेरेपी। तो इसका मेन रीज़न ये है कि टेस्टिकुलर कैंसर का जो सेल होता है वो हाईली कीमो सेंसिटिव होता है और जरा से हल्के कीमोथेरेपी के डोज से भी ट्यूमर कंप्लीटली इरेडिकेट हो जाता है, चाहे वो फैला हुआ कैंसर ही क्यों ना हो। थोड़े से कीमोथेरेपी से ही बीमारी पूरी तरह साफ हो जाती है। इसीलिए एवर सिंस लास्ट 50+ ईयर्स इस कैंसर का मेन बैकबोन ऑफ ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है और इस कैंसर में सबसे इफेक्टिव और पावरफुल ट्रीटमेंट को कीमोथेरेपी माना जाता है। सेकंड होता है कुछ पेशेंट जिनमें सेमिनोमा होता है, जो कि एक टेस्टिकुलर कैंसर का टाइप है, उनमें रेडियोथेरेपी का भी रोल होता है और सेमिनोमा रेडियोथेरेपी के इन्फ्लुएंस से मेल्ट होकर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कुछ पेशेंट में जैसे जिनको सेमिनोमा होता है उनमें कैंसर को ठीक करने के लिए रेडियोथेरेपी भी यूज़ कर सकते हैं, परंतु वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट यानी ऑलमोस्ट 95% to 99% का पेशेंट्स का इलाज सर्जरी विद और विदाउट कीमोथेरेपी से ही होता है। तो यही इस कैंसर की मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बाय स्टेज इस कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है टू अचीव द गोल ऑफ 99% क्योर रेट, यानी 99% पेशेंट को जड़ से इलाज करने के लिए हर स्टेज पे हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो जैसे हमने पहले बात किया, पेशेंट का सर्जरी हो गया, पेशेंट का टेस्टिस हमारे हाथ में आ गया और उसको लैब में हमने भेज के उसको काट के हमने डिसाइड कर लिया कि पेशेंट को कौन सा कैंसर है। तो टेस्टिकुलर कैंसर में दो तरह के कैंसर होते हैं, एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है इसको सेमिनोमा बोलते हैं और एक फास्टर ग्रोइंग ट्यूमर होता है इसको नॉन सेमिनोमा बोलते हैं। तो फाइनली स्टेज के बेसिस पे सेमिनोमा वर्सेस नॉन सेमिनोमा के बेसिस पे और ट्यूमर मार्कर के ब्लड लेवल के बेसिस पे हम पेशेंट का फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूमर मार्कर का ब्लड लेवल सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते बाद हम डिटरमाइन करते हैं। तो जब पेशेंट का ऑपरेशन हमने कर दिया है उसके 2 to 3 वीक्स बाद ट्यूमर मार्कर विच इज AFP, LDH एंड बीटा HCG, ये 3 टेस्ट का लेवल हम ब्लड में चेक करते हैं और पेशेंट को उस ट्यूमर मार्कर के लेवल के बेसिस पे मार्कर की कैटेगरी में डाला जाता है, इसको 0, 1, 2, 3। तो 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। 2 ट्यूमर की टाइप्स है, सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा, और 3 मार्कर लेवल्स है, 4 मार्कर लेवल्स है, S0, S1, S2 एंड S3। और इन सब इंफॉर्मेशन को कंबाइन करके पेशेंट का फाइनली हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं, जो कि ऐसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेमिनोमा की। तो सेमिनोमा स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है जो हाईली कीमो एंड रेडियो सेंसिटिव है। तो सेमिनोमा स्टेज 1 यानी जिनको सिर्फ टेस्टिस के अंदर ट्यूमर है, नॉर्मली इन पेशेंट्स को मेजॉरिटी केसेस में हम ट्रीट नहीं करते हैं, बस टेस्टिस निकाल लेते हैं और पेशेंट को फिर वेट एंड वॉच पर डाल देते हैं। और डेटा ये कहता है कि इस तरह जिनको भी ट्रीट करते हैं उनमें से 80% पेशेंट में हमारी कभी वापस नहीं आएगी और जिन 20% में हमारी वापस आएगी उसमें हल्के से कीमो से बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल क्योर रेट इसका 99% है। 99% पेशेंट को हम जड़ से इलाज कर सकते हैं। जिन पेशेंट्स को चाहते हैं कि हम जो पेशेंट चाहते हैं कि वह ये 20% रिलैप्स का रिस्क नहीं लेना चाहता, उन पेशेंट में हम एक सिंगल साइकिल ऑफ कीमोथेरेपी देके उनके रिलैप्स के रेट को 20% से कम करके लेस देन 5% पे ला सकते हैं। और अगेन इस केस में भी चाहे बीमारी फिर से वापस आए, पेशेंट को लाइट कीमो से बिल्कुल क्योर किया जा सकता है। नंबर 2 है स्टेज 2 सेमिनोमा। तो स्टेज 2 सेमिनोमा मतलब टेस्टिस को हमने स्लाइस किया था, उसमें सिर्फ सेमिनोमा मिला और बीमारी पेट के पीछे वाले हिस्से वाले लिम्फ नोड तक फैल चुकी है, पर बाकी पूरी बॉडी साफ है। तो स्टेज 2 सेमिनोमा में 2 मेन ट्रीटमेंट मोडालिटी होती है। एक को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी, जो यूजुअली 3 या 4 साइकिल की लाइट कीमोथेरेपी दी जाती है, टिपिकली 3 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। और दूसरा ऑप्शन होता है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेट्रोपेरिटोनियम यानी कमर की तरफ वाले एरिया की मशीन से सिकाई करके ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है। ज़्यादातर ऑन्कोलॉजिस्ट ऐसे केस में कीमोथेरेपी ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये सेमिनोमा जिन पेशेंट को होता है यूजुअली यंग एज के होते हैं और रेडियोथेरेपी से लॉन्ग टर्म रिस्क पेशेंट को हो सकते हैं। साथ ही इनफर्टिलिटी यानी फ्यूचर में बच्चा ना करने की एबिलिटी भी हो सकती है रेडियोथेरेपी से।
इसीलिए प्रेफरेंस यही रहता है कि पेशेंट को कीमोथेरेपी से ट्रीट किया जाए, जिसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट कम है कंपेयर टू रेडियोथेरेपी, और टिपिकली अराउंड 2.5 to 3 months की कीमोथेरेपी से इस बीमारी को पूरी तरह साफ कर सकते हैं। और फाइनली स्टेज 3, यानी किसी को सेमिनोमा है और पेशेंट का सेमिनोमा पेट या छाती में फैल चुका है, तो टिपिकली इसका ट्रीटमेंट 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी से ही किया जाता है, और यूजुअली ये सफिशिएंट होता है बीमारी को पूरी तरह साफ करने में और वेरी वेरी हाई क्योर रेट देने में। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन सेमिनोमा की। यदि टेस्टिस को स्लाइस करने पे टाइप ऑफ ट्यूमर नॉन सेमिनोमा है, तो अगेन इसको 3 स्टेज में डिवाइड करते हैं, 1, 2 and 3। तो यदि स्टेज 1 नॉन सेमिनोमा है, यानी सिर्फ टेस्टिस के अंदर और सीटी और पेट क्लियर है, तो स्टेज 1 नॉन सेमिनोमा में यदि पेशेंट के ट्यूमर मार्कर सर्जरी के बाद नॉर्मल हो चुके हैं और बॉडी बिल्कुल साफ है, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम पेशेंट को या तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं, यानी पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट ना दे और बस फॉलो करें, और यदि बीमारी वापस आए इस तरफ उसी केस में ट्रीट करें। हम पेशेंट को 1 से 2 साइकिल कीमोथेरेपी दे सकते हैं बीमारी के वापस आने को रिस्क को कम करने के लिए, या रेयरली पेशेंट के जो पेट के पीछे वाले लिम्फ नोड है उनका सर्जरी कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की एज में कीमोथेरेपी इस कैंसर के लिए इतनी इफेक्टिव और इतनी इंपॉर्टेंट है कि सर्जरी ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट है, क्योंकि कोई अननेसेसरली नाइफ के नीचे नहीं आना चाहता। जब सिंपल लाइट दवाइयों से पेशेंट की 2 या 3 महीने में इलाज पूरा हो जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में या तो हम पेशेंट को वेट एंड वॉच पे रखते हैं या पेशेंट को 1 या 2 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी देते हैं ताकि बीमारी वापस ना आए। नंबर 2 स्टेज 2। तो यदि किसी पेशेंट को नॉन सेमिनोमा है, यानी उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट में नॉन सेमिनोमा आया है और स्कैन में उसकी पेट के पीछे वाले एरिया में लिम्फ नोड्स है पर लंग, लिवर, बोन वगैरह सब साफ है, तो ये पेशेंट को हम स्टेज 2 बोलते हैं। और टिपिकली इसका ट्रीटमेंट होता है विद कीमोथेरेपी, और पेशेंट को टिपिकली 3 से 4 साइकिल कीमोथेरेपी दी जाती है ओवर 2.5 to 3 months। और स्टेज 3 यानी पेशेंट का सपोज ट्यूमर लिवर में, लंग में या बोन में फैल गया है, उसमें भी ट्रीटमेंट सेम ही होता है। टिपिकली पेशेंट को 3 to 4 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी दी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ रफली 3 months। तो नॉन सेमिनोमा में ट्रीटमेंट इज मोर अग्रेसिव विद मोर साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी, बट इन पेशेंट्स में भी वास्ट मेजॉरिटी को क्योर किया जा सकता है और बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स, बात करते हैं कि टेस्टिकुलर कैंसर में क्योर रेट क्या है और पेशेंट क्या क्योर आउटकम पा सकता है। तो यदि आप स्टेज वाइज बात करें तो इट इज़ ईजियर टू डिस्कस। तो जिन पेशेंट को स्टेज 1 या स्टेज 2 टेस्टिकुलर कैंसर है, चाहे वो सेमिनोमा या नॉन सेमिनोमा है, टिपिकली इनका क्योर रेट या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल 99% है। यानी 100 में से बस एक ही पेशेंट ऐसा होगा इसकी हमारी क्योर नहीं होगी, और पेशेंट का एक्सीलेंट सर्वाइवल है, विच इज़ वेरी वेरी हाई। इनफैक्ट किसी भी कैंसर में प्रॉब्ली 99% का क्योर रेट बीट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। यदि हम स्टेज 3 की बात करें, तो स्टेज 3 में हम मोटा मोटा पेशेंट्स को डिवाइड करते हैं ट्यूमर मार्कर्स और बीमारी के साइट्स के बेसिस पे, गुड रिस्क, मिडल रिस्क और पुअर रिस्क में। तो जनरली गुड रिस्क पेशेंट का क्योर रेट 95% है। तो स्टेज 3 गुड रिस्क पेशेंट में 95% पेशेंट का हम जड़ से इलाज कर सकते हैं। इंटरमीडिएट रिस्क का जनरली क्योर रेट 85 to 90% है, यानी टिपिकली 85 से 90% पेशेंट को इस समय जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उससे हमारे को पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। और पुअर रिस्क पेशेंट का क्योर रेट अराउंड 70% है। तो टिपिकली 3 में से 2 पेशेंट को आज की अवेलेबल टेक्नोलॉजी से, चाहे वो वर्स्ट स्टेज के वर्स्ट रिस्क ग्रुप के भी है, तब भी 2/3 मरीजों को हम पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्टिकुलर कैंसर एक हाईली क्योरेबल कैंसर है, और किसी भी पेशेंट को यदि टेस्टिकुलर कैंसर होता है तो उसको अपने सिम्टम इग्नोर नहीं करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए विच कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज की उसकी बीमारी पूरी तरह कंप्लीटली ठीक हो जाएगी, और पॉजिटिवली इस बीमारी को बीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इनफैक्ट टेस्टिकुलर कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो वेरियस सेलिब्रिटीज़ को भी हो चुका है, जिसमें सबसे फेमस एक्चुअली युवराज सिंह है। तो आप लोग हमारे युवराज सिंह के जर्म सेल कैंसर जर्नी का वीडियो भी देख सकते हैं स्क्रीन पर डिस्प्ले लिंक को फॉलो करके। बट हो सकता है कुछ लोग ये बोले कि सर युवराज सिंह को तो छाती में कैंसर था या लंग का कैंसर था, तो नहीं, ये ट्रू नहीं है। युवराज सिंह को जर्म सेल कैंसर ही था, जो कि टेस्टिकुलर कैंसर का ही एक मॉडिफिकेशन है, पर उसके केस में इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उसका कैंसर टेस्टिस में नहीं बल्कि छाती में शुरू हुआ था। तो अराउंड 1 से 2% टेस्टिकुलर कैंसर टेस्टिस में शुरू होने की बजाय छाती में या पेट के अंदर शुरू हो सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन कैंसर का ट्रीटमेंट भी एक्जैक्टली सेम है जैसे मैंने बताया, यानी इनका सर्जरी, कीमोथेरेपी और कुछ केसेस में रेडियोथेरेपी के मोडालिटी से इनमें 99% के करीब क्योर रेट पाया जा सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट, एंड किसी को भी टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है उसको हम जनरली एक बहुत ही अच्छा प्रोग्नोसिस देते हैं
और कैंसर के ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ही यूजुअली हमारा फोकस फ्यूचर लाइफ पे होता है, क्योंकि हमें पता है ऑलमोस्ट ये सारे पेशेंट्स क्योर हो जाएंगे और उनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बहुत बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है टेस्टिकुलर कैंसर के टॉपिक पे आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी। तो ये बड़ा ही ये रिलेटिवली कॉमन कैंसर है, पर यंगर पॉपुलेशन में होता है, इसलिए इसके बारे में लोगों को बहुत क्वेश्चंस और डाउट्स होते हैं। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि आपके काफ़ी डाउट्स और क्वेश्चंस आज के इस डिस्कशन से साफ हो गए होंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट उनकी भाषा में हमारी कंट्री के कैंसर पेशेंट को मिले। तो इस मिशन में जुड़ने के लिए चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि वीडियो में डिस्कस टॉपिक्स के अलावा आपको कोई और क्वेश्चन है तो वीडियो कमेंट्स में डाल सकते हो, स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से मुझसे टच में आ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब आपको जल्द से जल्द मिले। जल्दी मिलेगी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।